आप सबको ट्रेन हॉरर स्टोरी सुनने का बहुत शौक है, इसलिए आज एक बहुत ही अच्छी ट्रेन हॉरर कहानी मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगी जो अहमद साहब ने हमको हैदराबाद से भेजी है। वो कहते हैं कि ये वाकया 1998 का है। मैं उन दिनों सरकारी मुलाजमत कर रहा था। नेचर ऑफ वर्क कुछ ऐसा था कि मुझे सफ़र ज़्यादा करना पड़ते थे। मैं अपने महकमे के ऑडिट डिपार्टमेंट में था। जब भी किसी शहर जाता तो वहाँ होटल्स वगैरह ही में स्टे होता। तकरीबन पूरे मुल्क में ही मैंने सफ़र किए। बड़े छोटे सब शहरों से मैं वाकिफ़ हूँ। ये सफ़र ज़्यादातर मैं बस से और कभी ट्रेन से करता। यूं समझिए कि जितना अरसा भी मैंने वो जॉब किया मैं घर में सुकून से नहीं बैठा। लेकिन उन सफ़रों के दौरान मैंने मुख्तलिफ लोगों, मुख्तलिफ जगहों और मुख्तलिफ माहौल को बहुत अच्छे से और करीब से एक्सपीरियंस किया। उन्हीं सब के दौरान मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बेद असरात मेरे ऊपर काफ़ी अरसे तक रहे। सिस्टर, मैं आपको बताता चिल्लों कि मेरा यकीन कभी भी जिन भूतों पर नहीं रहा। मैं बड़ा प्रैक्टिकल इंसान हूँ। हाँ, अलबत्ता कुरान ने हर जगह जिन औंस का जिक्र है, यानी पहले जिन और बाद में इंसान, इस बात पर मेरा ईमान है, मगर इस वक्त तक कभी जिन्नत से मेरा सामना नहीं हुआ था। इसलिए मैं उन बातों को मजाक में आड़ा देता। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि मैं काम के सिलसिले में अक्सर सफ़र करता तो अक्सर मकामी लोगों से बातचीत होती और 2-3 जगहों पर लोगों ने ये जिक्र किया कि फलां घर हंटेड है, किसी पर जिन आ गया, कहीं जादू आ तावीज़ किराए गए। मगर मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता और उन सब बातों को हंसी मजाक में टाल देता। हुआ यूं कि मुझे एक दफ़ा अपने काम के सिलसिले में कोहाट जाना पड़ा। कोहाट जो लोग सफ़र कर चुके हैं उन्हें मालूम होगा कि ये कम आबादी वाला पहाड़ी इलाका है। इस इलाके में मेरा 2 दिन का स्टे था। 2 दिन में मेरा काम खत्म हो जाना था और उसके बाद फिर मुझे वापसी की राह लेनी थी। मैं एक छोटे से होटल में रखा था। काम निपटा कर मुझे कराची पहुंचना था। मैं बेसस से जाना चाहता था कि जल्दी पहुंच जाऊंगा। वही मैंने अपने पीए को 2 दिन बाद के टिकट करवाने को कह दिया। जनवरी का महीना था और पूरे इलाके में जमा देने वाली सर्दी पड़ रही थी। मुझे क्योंकि आदत नहीं थी आतिन सर्दी की, तो मेरी तो बर्दाश्त से बाहर थी। मगर आतिन शदीद सर्दी थी कि जिस्म के अंदर हड्डियों तक घुस रही थी। हर जगह हीटर्स के बंदोबस्त थे। इनती ही साथ मुझे बुखार चढ़ गया। जिस दिन ने पहुंचा मौसम खराब था। वहां के लोगों ने मुझे बस से वापस जाने से मना कर दिया। मैंने वो टिकट कैंसिल करा के ट्रेन की सीट बुक करवा ली। ये जुमे का दिन था जिस दिन मुझे सफ़र करना था। शाम 5 बजे ट्रेन ने सफ़र शुरू करना था। जुमे की नमाज के बाद हल्की हल्की बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई। एक दिन ये था कि राग जाओ, बर्फ़ को एंजॉय करके 1-2 दिन बाद वापसी की राह लो, क्योंकि हम हैदराबाद रहने वालों को कहाँ बर्फ़ नसीब होती है। मगर शदीद सर्द हवाएं और दूसरा अगर मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाती तो एक मसला बन जाना था। मेरा सर वैसे ही सर्दी की वजह से जकड़ा हुआ था। वहाँ के मकामी लोग सर्द मौसम के आगाज़ से ही ऐसी गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो मौसम की शिद्दत का सामना कर सके। लेकिन मैं जिस्मानी तौर पर आतिन शदीद मौसम के लिए तैयार नहीं था। मुझे बार बार कपकपी चढ़ रही थी। इस दोपहर को भी जिस दिन मुझे निकलना था, मेरे पीए ने मुझे मेडिसन दी के सर ये खा ले, मुझे सूप पिलाया ताकि मैं सफ़र आसानी के साथ तय कर सकूं। इसने कहा, अच्छा है कि आप आज ही निकल जाएं, क्योंकि कल परसों में तो बर्फ़बारी पड़ जाएगी और फिर रास्ते भी बंद हो जाएंगे। वैसे मैं स्टेशन पहुंचा। स्वेटर जैकेट सब मैंने पहनी हुई थी, यानी गर्म कपड़ों का पूरा इंतजाम था। मेडिसन खाकर मैं निकला था, इसलिए दर्द में कमी थी और बुखार उतर चुका था। मुझे विंडो के साथ वाली सीट मिली और विंडो के साथ बैठना मुझे हमेशा ही अच्छा लगता था। मेरी आदत थी कि ट्रेन का सफ़र हो या फिर बस का सफ़र में इर्द-गिर्द के मनाजिर से महसूस करते हुए सफ़र तय करता था। हर शय को गहराई से देखने की मेरी आदत शायद मेरे चॉप नेचर की वजह से थी। ट्रेन ऑन टाइम थी। सर्द इलाकों में वैसे भी तालीमी इदारों की छुट्टियां दिसंबर-जनवरी में होती है। लोग सर्दी की शिद्दत से घबरा कर मैदानी इलाकों की तरफ रुख करते हैं। इसलिए ट्रेन खिंचाखच भरी हुई थी। जैसे जैसे शाम बढ़ती जा रही थी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। ट्रेन ने सफ़र शुरू किया। खिड़की के साथ बैठना और फिर हल्की हल्की बर्फ़ पड़ते देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा। स्टेशन छोड़ने के साथ ही दूर दूर तक सिर्फ ट्रेन की पटरियां और खाली दरख्त माहौल में वीरानी का एहसास दिला रहे थे।
अभी ट्रेन को स्टेशन छोड़े कोई 2 से 3 मिनट ही हुए होंगे। यानी इस वक्त ट्रेन की स्पीड आतिन हल्की थी कि कोई भी शय में बआसानी देख सकता था। मगरिब का वक्त करीब था। मैंने देखा कि एक लंबे कद की औरत काले लिबास में ऐसी खड़ी थी कि इसके पांव करीब पड़ी झाड़ियों से जरा ऊपर हुआ में थे। इसने अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ फैला रखे थे। बाल खिले हुए थे और मुंह ऐसा था जैसे कोई शख्स जख्मी हो और जख्मों में नील पड़े हुए हो। यह मंजर सिर्फ लम्हा भर को मेरी आंखों के सामने से गुजरा। मैंने कहा ना कि मैं चीज़ों को बहुत डिटेल से जांचने की कोशिश करता हूं। इस लम्हा भर में इस आलिये में इस औरत को देखना मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। एकदम मैंने इस मंजर से नजर हटा ली। मैंने चाहा कि मैं अपने सामने बैठे हुए शख्स से पूछूं क्या इसने भी यही देखा। तो मेरी चीख निकल गई क्योंकि सामने वाली सीट के सामने विंडो के साथ वही औरत खड़ी थी, ऐसे कि इसके पांव हुआ में और सर छत पर लगे पिंकिशन आईने से देख रही थी। मेरी चीख निकलते ही मेरी आंखें बंद हो गईं, जो कि एक नेचुरल सा रिएक्शन था। मैंने इस वक्त महसूस किया कि आर्दगर्द के लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हुए कि क्या हुआ, खैरियत। मैंने आंखें खोली तो ना वो औरत थी ना वो मंजर। मैंने खिड़की से बाहर की तरफ देखा मगर अब हर पिल मंजर बदल रहा था। मगर इस तमाम मंजर में वो औरत नहीं थी। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अब ठीक है, और मेरे तो हल्क से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं कुछ कहने के काबिल ही नहीं था। मैंने सिर्फ सर हिला दिया कि कुछ नहीं। थोड़ी देर में सब लोग अपना अपना मसरूफ हो गए। कोई अखबार पढ़ने में लग गया, कोई नावल निकाले बैठा था, किसी ने चिलगोजे निकाल लिए। सब इत्मीनान में थे और आपस में बातचीत करते सफर काट रहे थे। मगर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे जो अभी कुछ देर तक शदीद सर्दी लग रही थी, एकदम में पसीने में नहा गया। ये मंजर मेरे असाब पर सवार हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे हर तरफ वो औरत ही औरत हो। मैं पलट पलट कर कभी उधर देखता कभी आधेर। मैंने साथ वाले आदमी से, जो सामने वाली विंडो के साथ बैठा था, पूछा कि क्या तुमने अभी यहां किसी औरत को देखा? वो बोला, कब? मैंने कहा, अभी थोड़ी देर हुई। कहने लगा, मेरे सामने तो बस अब बैठे हैं। यानी वो इस मामले से बिल्कुल अनजान था। वो कोई मकामी औरत नहीं हो सकती क्योंकि इस इलाके में औरतें पर्दे का खास एहतमाम करती है। मैंने तो यहाँ जितनी ख्वातीन देखें वो आ तो बुर्का में आ फिर बड़ी बड़ी चादरों में होती थी। इस हालत में इस आलिये में किसी लड़की आ किसी औरत का होना सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो फिर वो क्या था? ये सवाल मेरे जहन पर हथौड़े बनकर बरस रहा था। मेरे जिस्म में काटो तो लहू नहीं वाली हालत थी। मैं हमेशा ऐसी चीज़ों को हंसी मजाक में उड़ाने वाला अब तक डिनाइल मोड में था कि नहीं, मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दिल कुछ कह रहा था, जोर जोर से धड़क रहा था, और दिमाग कुछ और। मैंने थोड़ी देर पहले ही अपनी टांगों पर सर्दी के मारे कंबल डाल लिया था। अब जब मैं पसीने में शराबूर हुआ, मैंने उठाकर कंबल एक तरफ फेंका। साथ बैठे शख्स ने कहा कि अगर आप अपने ऊपर कंबल नहीं डाल रहे तो क्या मैं अपने बच्चे के ऊपर डाल सकता हूं? मैंने कहा, हाँ, शौक से। ट्रेन चलती चली गई। बर्फ ने तेजी पकड़ ली। मगरिब के बाद सियाही तेजी से छाने लगी। इर्द गिर्द के लोग बातों में मसरूफ थे। ऊपर से ट्रेन का शोर, मगर मेरे अंदर की खामोशी मेरे अंदर के डर को बेदार कर रही थी। मैं ना चाहते हुए भी खौफ ज़दा था। एक डर मेरे अंदर समा गया था। मैं चाहता था कि अपने खौफ पर काबू पाऊं, मगर रह रह कर मेरा दिमाग उसी तरफ जा रहा था। मैंने मारे डर के विंडो के शीशे को कोर कर दिया। अब मुझे ट्रेन में सैफसेशन, घुटन का एहसास हो रहा था। एक दिल चाहता था कि शीशा खोल दूं, मगर डर और खौफ के मारे ऐसा नहीं कर पा रहा था। खिली फिजा में सांस देना चाहता था। मुझे अपना दम घटता हुआ महसूस हो रहा था। मैं अपना जैकेट और स्वेटर पहले ही उतार चुका था। मैं अब सिर्फ एक शर्ट में था, जो वहां की सर्दी को बर्दाश्त करने के लिए नाकाफी था। हर एक हैरत के मारे मुझे देख रहा था कि शदीद सर्दी, बर्फबारी, और मैं सिर्फ एक शर्ट में। मगर मैं क्या करता? मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर आग लगी हुई है। बार बार मैं पानी पी रहा था। अब मच के करीब ट्रेन राकी। ये कुछ मिनटों ही का स्टे था। मैं फरानत ट्रेन से नीचे उतर आया। मच स्टेशन पर वीरानी थी, बिल्कुल खामोशी। बर्फ पड़ने में तेजी आ चुकी थी। मैंने ठंडी यख सीना चीर देने वाली हुआ में गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर दी। बहुत से मुसाफिर नीचे उतर चुके थे। बर्फ तेज हो चुकी थी।
मैं गहरी गहरी सांसें लेता एक समत चलना शुरू हो गया। मेरे लिए ये इलाका बिल्कुल नया था, लेकिन मुझे लगा जैसे मुझे कोई ताकत एक खास समत में खींच रही है। यख बस्ता हवाएं मेरे सीने से टुकड़ा रही थीं और मुझे होश ही नहीं था। मैं अंधाधुंध इस समत में खिंचा चला गया। मुझे पीछे से ट्रेन के औसिल देने की साफ आवाजें आ रही थीं। मैं पीछे मुड़ना चाहता था, मगर मैं ऐसा कर ही नहीं पा रहा था। कुछ लोगों की मुझे मेरे पीछे से आवाजें सुनाई देती रहें, जैसे वो मुझे वापस बुला रहे हों, मगर मुझ पर कोई शय असर नहीं कर रही थी। मुझे वही औरत दोबारा नजर आई, उसी अंदाज में इसके हाथ फैले हुए थे। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे अपने पास बुला रही हो। मैं इसके पास चला जा रहा था। इस औरत के पांव अब भी हवा में मुअल्लक थे। करीब पहुंचा तो देखा कि इस औरत के पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, मगर आप यकीन करें कि देखकर मुझे खौफ नहीं आया। मेरा दिमाग सिर्फ इसको फॉलो कर रहा था। अब उन मुसाफिरों की आवाजें जो मुझे दूर से महसूस हो रही थीं, मेरे करीब आ गईं और मुझे किसी ने पीछे से पकड़कर कहा, हेलो। कहाँ? मैं झटके से पीछे मुड़ा, देखा तो वही शख्स जो मेरे सामने वाली सीट पर बैठा था। कहने लगा, पागल हो गए हो? इस सर्दी में एक शर्ट में कहाँ जा रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें ट्रेन चलने वाली है? मैं सिर्फ इसे फटी फटी आंखों से देख रहा था। इसने मुझे गुस्से से देखा। अतनी में एक और शख्स भी आ गया। दोनों ने मुझे मेरे पहलुओं से पकड़ा और ट्रेन की तरफ तकरीबन मुझे धकेलते हुए खींचते हुए लाए। मुझे जबरदस्ती ट्रेन में बिठाया। ट्रेन के अंदर आना था कि ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। ट्रेन में आते ही मैं चीखा, मुझे क्यों लाए हो? वो मुझे बिला रही थी। मैं जाना था उसके पास। इस शख्स ने केबिन में मौजूद लोगों से कहा, लगता है इसने कोई हवाई चीज देख ली है। इसके लिए सब कुछ पढ़ो, आयतल कुर्सी का वर्द करो जोर जोर से। बाद में मुझे लोगों ने बताया कि तुम्हारा जिस्म इस वक्त बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन तुम पसीने में डूबे हुए थे। बड़ी मुश्किल से मुझे सीट पर बिठाया गया। इत्तेफाक से कारी साहिब हमारे साथ थे। वो आगे आए और उन्होंने मेरे सर को पकड़कर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। मैं इस वक्त की कैफियत कैसे बयान करूं? अब भी मैं ये सब कुछ आपको बता रहा हूं तो मेरे रूंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं इस वक्त पूरी तरह से कांप रहा था और मक्खियों की भिनभिनाहट मेरे कानों में थी। मैं बार बार अपने कानों को झटक रहा था। जैसे ही उन कारी साहिब ने पढ़ना शुरू किया, मेरी आंखें बंद होती चली गईं और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी देर बेहोश रहा। मुझे आज भी याद है, मेरी जब आंख खिली तो मुझ पर कंबल डाला हुआ था। जैकेट और स्वेटर आर्दगर्द के लोगों ने मुझे पहना दिया था। मैं उठा और सबको हैरत से देखने लगा। सब मेरी तरफ पुरस्रार नजरों से देख रहे थे। वो कारी साहिब अब भी मेरे पास बैठे थे और मेरे पांव को मालिश कर रहे थे। मुझे लगा मेरा दिमाग जो किसी ने अपनी जकड़ में लिया हुआ था, अब वो कहीं आजाद हुआ। सामने वाले शख्स ने वालेट से मेरी सारी डिटेल्स देख ली थी। सब ने मेरी तबीयत पूछी। चाय वाला आया तो मुझे चाय पिलाई गई। अब मेरे जिस्म में कुछ डांसेस का एहसास जागा। लेकिन हम चूंकि सिंध में दाखिल हो चुके थे, इसलिए डांसेस अब बहुत ही मुतदिल थी। लोगों ने कहा कि आपका सब सामान सेफ है, आप परेशान ना हो। कुछ देर बाद में नॉर्मल हुआ तो कारी साहिब जो मुसलसल मुझे दम वाला पानी पिला रहे थे और मेरे मुंह पर भी छिड़क रहे थे, उन्होंने कहा कि आप खुद बाआवाज बुलंद 3 बार आयतल कुर्सी और 3 बार मौस्तीन, सूरत अल फलक, सूरत अल नास अपने ऊपर पढ़कर फूंके। मैंने ऐसा ही किया। अब मैंने महसूस किया कि वो डर और खौफ अब मुझ में नहीं था, बल्कि अब मैं अपने हवास में था। मैं आज़ादाना सोच सकता था। और अब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो कोई दूसरी मखलूक को देख चुका हूं, न सिर्फ देख चुका हूं बल्कि इससे बचकर दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस भी पलट आया। उन तमाम लोगों ने पूछा कि बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ। मैंने जो भी महसूस किया, जो देखा, वो सब उन्हें बताया। वो सामने वाला शख्स बोला, आप मेरे सामने बैठे थे। आपकी सारी हरकतें मैं नोटिस कर रहा था। आपकी बेचैनी, सर्दी न लगना, गहरी गहरी सांसें लेना, अंधेर अलिफादेर बेचैनी के आलम में देखना मुझे शक में डाल गया था। और फिर जब आप स्टेशन पर उतरे, मैं भी आपके पीछे था। मगर जिस तरह आप एक समत में अंधाधुंध चल रहे थे, वो खतरे की घंटी थी। बस शायद अल्लाह ने आपको बचाना था, आपकी कोई नेकी काम आ गई। और मैंने भी यही सोचा कि वाकई, और मैंने भी यही सोचा कि शायद मेरी कोई नेकी ही थी, फिर अल्लाह का करम मुझ पर।
क्योंकि अगर ये लोग मुझे ना बचाते वो मखलूक जाने मेरे साथ किया करती। शायद मेरी लाश ही अगली सुबह अकली हुई हालत में मलती। कारी साहिब ने मुझे कहा कि अभी आप जरा आराम करें, कोई टेंशन ना ले। कुछ इमाल दिए कि ये सुबह शाम पढ़ते रहे। अपने घर पहुंचते ही सदका जरूर निकाले। और सदका, मुझे याद आया कि सफर का आगाज करते हुए मैंने सदका तो निकाला ही नहीं था। शायद इसीलिए मैं इस परेशानी में माबतला हुआ। मुझे सामने वाले शख्स ने ही मेरे घर तक पहुंचाया। बड़ा अच्छा आदमी था, लेकिन मेरी तबीयत काफी खराब रही। सर्दी जो लगी, नौमोनिया हो गया। वो तो एक तरफ, मगर मेरे कंधे हर वक्त जकड़े रहते। मेरे सर में टीस उठती थी। काफी वक्त लगा मुझे इस कंडीशन से बाहर आने में। कारी साहिब के बकौल ट्रेन और बस के सफर में अक्सर ऐसा लोगों के साथ होता है। काफी लोग उन हवाई चीजों को देखते हैं क्योंकि ट्रेन तेजी से मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ जगहों, सुरंगों से सफर करती हुई गुजरती है। कौन सी चीज कब दाखिल हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए आप अपने आप को हिसार में रखें, ये बहुत जरूरी है। ये था एक खौफनाक सफर मेरी जिंदगी का। इसके बाद जब कभी महफिल में दोस्त ऐसा जिक्र छेड़ते, मैं बड़े गौर से सुनता। मेरी हंसी, मेरा मजाक उड़ाना सब बंद हो गया। लेकिन मैंने अपना एक्सपीरियंस किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अब मेरा मजाक उड़े। लेकिन फिर मैंने बहुत कुछ सीखा कि अपना बचाव कैसे करना है। क्योंकि ये मखलूक तो हर जगह मौजूद है, हमें नजर नहीं आती, इसलिए हम गाफिल रहते हैं। मगर जब नजर आती है तो अक्सर लाइल्मी की वजह से लोग नहीं जानते कि उन्होंने क्या करना है, क्या पढ़ना है, अपनी हिफाजत कैसे करनी है। इसलिए अब मैं हॉरर शो शौक से सुनता हूं क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अहमद साहिब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना हॉरर ट्रेन एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। अल्लाह ताला आपको और हर सफर करने वाले को अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। आखिर में हमेशा की तरह एक आजिज़ाना गुजारिश जो मैं हर कहानी के आखिर में कभी कभी शुरू में करती हूँ कि कहानियों को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके लाइक करने से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और फैमिली में। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि किस शहर से आप हमें सुन रहे हैं और अब और क्या आप सुनना चाहते हैं। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। मैं हर एक का कमेंट पढ़ती हूँ। तारीफ और तनकीद दोनों को पढ़कर अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई मिस्टर सहारर या फिर कोई तरीफानक कहानी है जो कि सच पर मबनी है, तो ऑथेंटिक डिटेल्स के साथ हमसे ज़रूर शेयर करें, हम उन्हें ज़रूर नरेट करेंगे।